बढ़िया कमेंट लिखते हैं आप लोग। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। मेरी इस लाइव क्लास से स्टडी कॉन्सेप्ट पे मैं लगातार ला रहा हूँ। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे भी आप मेरे इस लाइव क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि अन्य जो विद्यार्थी हैं वो भी मेरी क्लास से आनंद लें और मध्य प्रदेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। चलिए 3:10 हो चुके हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मध्य प्रदेश के मिक्स स्टैटिक जीके का है। चलिए आ गया आपके सामने, निश्चिंत रहें। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये सामने है। छब्बीसवां क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी या फिर शहडोल? बताएं आप इसमें से आंसर कौन सा सही है। आप में से मध्य प्रदेश में जो भिलाव वन उपज है वो कहाँ पर प्राप्त होती है? सभी लोगों का आंसर इसका बताएं। अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो मैं इंतजार कर रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर सही क्या है। उर्मिला जी ने बी चुना है, हेमलता जी ए पर जा रही हैं, कनुप्रिया जी सेकंड नंबर पर हैं, आस्था जी भी बी पर जा रही हैं। और भी कोई विद्यार्थी जो बताना चाहता है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर मैं भी देता हूँ। नो आइडिया सर, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। ईशु जी कोई दिक्कत नहीं। राहुल अतुलकर जी एक पर जा रहे हैं। देखिए इसका आंसर छिंदवाड़ा है। जिन विद्यार्थियों ने छिंदवाड़ा लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, और आप लोग इसको करेक्ट कर लें, ठीक है ना। जो भिलाव वन उपज है, भिलाव एक प्रकार का एक फल है जो कि पेड़ों में, जंगलों में उगता है, जंगली फल है ये, और उसकी उपज छिंदवाड़ा की जो जंगल है वहां से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो छिंदवाड़ा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, ये आप बताएं इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां पर थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, इतिहास के ऊपर ये जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का, महेश्वर, विदिशा, उज्जैनी या फिर ओमकारेश्वर, इसमें से कौन सा आंसर सही है आप बताएं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां पर थी? रोमिल जी, ईशु जी, विभा जी, सभी लोगों ने तीसरे नंबर को चुना है। चलिए बहुत सही, आप बता रहे हैं बिल्कुल, उज्जैनी। उज्जैनी इज द करेक्ट आंसर। उज्जैनी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं? उज्जैनी इनकी राजधानी थी, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं आप बताएंगे? अच्छा, भिलाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं सुरेंद्र अहिरा जी। इससे स्याही बनती है, स्याही बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। आप सभी लोग इसके बारे में नोट कर लें। जो भिलाव वन उपज है उसको एकत्रित की जाती है और उससे स्याही बनाने की काम में उसको लिया जाता है। चलिए बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने, आप हमें दे रहे हैं। चलिए आप लोगों ने इसका आंसर भी देना चालू कर दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो कि उज्जैन में जिनकी राजधानी बनाई थी, उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि इनको मिली थी, बिल्कुल सही है। और उज्जैनी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, बिल्कुल। अच्छा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये किस साम्राज्य से थे, किस वंश के थे? सॉरी, मैं इसका वंश पूछना चाहता हूं, अगर आपको जानकारी है
तो बताएं चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? आप में से कोई जानता है चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से थे? वीर चौरासी जी बोल रहे हैं मौर्य वंश से थे। और कोई बताएगा? हेमंत जी गुप्त, महिप जी गुप्त, गुप्त डायनेस्टी बिल्कुल। बाकी जितने भी विद्यार्थियों ने इसको गुप्त लिखा हुआ है, गुप्त डायनेस्टी, वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त डायनेस्टी से थे, गुप्त साम्राज्य से थे। ठीक है ना, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अलग है, वो मौर्य वंश के थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त हैं, ये गुप्त डायनेस्टी के थे। और गुप्त डायनेस्टी के एक बहुत ही बड़े महान राजा रहे, वो थे समुद्रगुप्त। इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो समुद्रगुप्त हैं उनको भारत का बहुत ही महान राजा माना जाता है, और ये भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। ठीक है ना, और ये गुप्त साम्राज्य के थे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अच्छा, इसमें से आप बताएंगे कि गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, आप बताएंगे? आप में से कोई बताएगा गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए, सबके आंसर आ गए हैं। श्रीगुप्त, महिप जी श्रीगुप्त बता रहे हैं, रामिल जी नो आइडिया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोगों ने जिन्होंने श्रीगुप्त के बारे में बताया। श्रीगुप्त जी ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, इस क्वेश्चन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। अगले क्वेश्चन में और भी आगे की डाउट क्लियर करेंगे। ब्रह्मगुप्त की हत्या उनके सैनिक ने की थी। चलिए, एक नई जानकारी बता रहे हैं राहुल जी। आगे बढ़ते हैं, आगे भी अपन ये सारे क्वेश्चंस लेंगे, उसमें और डाउट क्लियर करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताएं, 28वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ है? शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर या ग्वालियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है इसके बारे में आंसर। जीवाजी राव का जो राजमहल है वो कहाँ स्थित है? चलिए, आप लोगों ने आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ग्वालियर। बिल्कुल सही है, सभी लोग बता देंगे ग्वालियर में है। अच्छा, ये बताइए, ये जीवाजी राव जी हैं, ये किस वंश के हैं? किस वंश से हैं ये हैं सिंधिया वंश से। अगर आप सभी को जानकारी है, सिंधिया वंश से हैं। सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? आप में से कोई बताएगा सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी?
जी बिल्कुल सही, हेमंत जी बता रहे हैं जय विलास पैलेस, जिसको कि कलात्मक राजमहल कहते हैं, उसको जय विलास पैलेस कहते हैं, और ये ग्वालियर में स्थित है। आप बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका नाम जय विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है और बहुत ही सुंदर है। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी स्वयं देखा है, ठीक है ना। काफी सुसज्जित तरीके से बनाया गया है ये, है ना। चलिए, आप में से इसमें से आंसर ठीक है, बढ़िया आप लोग बता रहे हैं। सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। राणोजी सिंधिया, इन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताएं मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश का जो प्रथम ग्राम न्यायालय है वो कहाँ पर शुरू किया गया सबसे पहले? बरझिरी, झातला, रायसेन, कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी? आप बताएं इसमें से आंसर कौन सा सही है। मध्य प्रदेश का मिक्स सीरीज है ये, सिंगल लाइन फैक्ट रहेंगे इसमें, तो आप बताएं इसमें से इसका आंसर क्या है। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय का कहाँ पर प्रारंभ किया गया? इसका राहुल जी, महीप जी, कनुप्रिया जी, संकेत जी, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही चुना है, झातला। झातला में, झातला इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। झातला में मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय शुरू हुआ था। अच्छा, ये कहाँ पर है? चलिए इसका आंसर भी रजत सिंह जी ने दे दिया है, ये है नीमच में। नीमच का एक गांव है झातला, वहां पर पहला ग्राम न्यायालय की शुरुआत की थी, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 30वां क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब ये किस जिले में आता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहले इसको शहडोल जिले में आता था ये, लेकिन अब ये किस जिले में आता है ये बताना है। सिवनी, उमरिया, बालाघाट या फिर श्योपुर, कौन सा जिला है इसमें? क्योंकि पहले ये शहडोल में था। रजत सिंह जी ने उमरिया चुना है, वीर भी सेकंड नंबर पर जा रहे हैं। चलिए और कोई बताएगा आप में से? यीशु जी, विवाह जी, सभी उमरिया पर ही अपनी उंगली लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। उमरिया इज द करेक्ट आंसर। उमरिया में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, आप बताएंगे इसमें से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, आप बताएंगे? टाइगर, सबसे अधिक शेर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। सबसे अधिक शेर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं, शेर के लिए प्रसिद्ध है टाइगर, TIGER, टाइगर के लिए है ये, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, आप में से किसी को जानकारी है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, कब इसको बनाया गया था, स्थापना वर्ष क्या है इसका? नहीं है जानकारी? चलिए मैं बताता हूँ, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और उस समय जब शहडोल था, शहडोल के समय में स्थापना की गई थी, शहडोल के अंतर्गत आता था। उसके बाद में इसको विभाजन किया गया, विभाजित करने के बाद में ये उमरिया
और शहडोल को 2 भागों में विभाजित किया गया। उमरिया आया तो ये उमरिया के क्षेत्र में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। सर्वाधिक बाघों का घनत्व यहीं पर है। बिल्कुल संकेत जी, रजत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, चलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया अपने को। ठीक है, अच्छा ये जो है उमरिया है, ये किस डिवीजन में आता है, कोई बताएगा? मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए मैं मिक्स में ही पूछूंगा। प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में लेके आए थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हेमलता जी ने बिल्कुल सही बताया। प्रोजेक्ट टाइगर जो बना था, ये प्रोजेक्ट टाइगर इन 1993। ठीक है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, 448 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, शहडोल डिवीजन के बारे में पूछा था, बता रहे हैं सभी लोग। जिन लोगों ने बताया, ये शहडोल में, शहडोल डिवीजन शहडोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, शहडोल में कितने जिले आते हैं, कोई बताएगा? शहडोल जो संभाग है उसमें कितने जिले आते हैं? मिक्स क्वेश्चन है, लाइन की लाइन सीरीज बता रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं आपसे। शहडोल में आते हैं जी, शहडोल संभाग में आता है। ठीक है, बिल्कुल उमरिया के अलावा और कितने जिले हैं जो कि शहडोल में आते हैं? आप में से किसी को जानकारी हो? इसमें 3 जिले आते हैं। ठीक है ना, स्वयं उमरिया, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा शहडोल, और तीसरा अनूपपुर। अनूपपुर है, वो भी शहडोल संभाग में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं वीर चौरसिया जी आप। 3 जिले आते हैं इसमें, और ये पूर्व में स्थित है। ठीक है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। आप अगर मध्य प्रदेश के ऊपर पढ़ रहे हैं तो डिवीजन और सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, किस संभाग में कितने जिले आते हैं। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 31वां क्वेश्चन। नचना कोठार के अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? जो नचना कोठार है उसमें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस शासक से संबंधित हैं? गुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, व्यग्रराज या फिर समुद्रगुप्त? इसमें से कौन सा आंसर सही है ये बताएं आप मेरे को। आप में से कोई बताएगा? विवाजी तीसरे पर जा रहे हैं, रोमिल जी ने चौथा चुना है। आपको जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट हो तभी आप बताएं। मिक्स हो रहा है, चौथा, सभी लोग चौथे पर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। समुद्रगुप्त के ऊपर जा रहे हैं ये सभी लोग समुद्र पर जा रहे हैं। विवाजी बिल्कुल अड़ी हुई हैं तीसरे नंबर पर। विवाजी बिल्कुल सही बोल रही हैं। व्यग्रराज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको बिल्कुल रेफर कीजिएगा। जो लोग 4 नंबर पर लगा रहे हैं समुद्रगुप्त, नचना कोठार में जो अभिलेख मिले हैं वो अभिलेख व्यग्रराज के हैं। ठीक है ना, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नचना कोठार व्यग्रराज के ही अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आप इसको बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों को अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो करेक्ट आंसर नचना कोठार के अभिलेख व्यग्रराज से संबंधित हैं। ठीक है ना, और व्यग्रराज भी गुप्त साम्राज्य के, गुप्त डायनेस्टी के ही हैं ये। ठीक है, इसको क्लियर होना है अपने को। वाकटाक वंश के हैं ये व्यग्रराज। विवाजी बता रहे हैं ये वाकटाक वंश के हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बिल्कुल सही है ये।
नचना कुठार में व्यग्रराज, इसको मैं करेक्ट करता हूं। ये वाकटाक वंश के ही हैं, अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। वाकटाक वंश से हैं। और वाकटाक वंश की ये जो नचना कुठार है ये कहां पर स्थित है, आप बताएंगे इसमें से? ये है सतना में। सतना में है नचना कुठार, इसको आपको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, ये कहां पर है? सतना में। विद्या शक्ति में, विदिशा में। कल भी राहुल जी यही क्लास रहेगी। इसके टोटल 100 क्वेश्चन अपन इसमें कवर करेंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश के मैक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं इसके रिलेटेड। अभी 25-25 क्वेश्चन की क्लास है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, नचना कुठार वाकटाक वंश के अभिलेख हैं, जो कि व्यग्रराज कहाँ के हैं? वाकटाक वंश के हैं। और ये अभिलेख वाकटाक वंश से संबंधित हैं, जो कि नचना कुठार कहां पर है? सतना में है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप अगर लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने भी वीडियोज मैं बना रहा हूं और वो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक बटन जरूर दबाते जाएं। चलिए 32वां क्वेश्चन आ गया। किस नदी को चर्मावती के नाम से जाना जाता है? नर्मदा, चंबल, सोन या फिर बेतवा? कौन सी नदी है जिसको कि चर्मावती के नाम से जाना जाता है? बताएं। पुष्पा जी, हिंदी में क्लास अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। हिंदी क्लास अभी संभव नहीं हो पा रही है। हिंदी के मेरे पास में कोई भी ऐसी फैकल्टी भी नहीं है जिसको कि मैं आपके सामने लेके आ पाऊँ, लेकिन भविष्य में हम सभी सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे कि लेके आएँ। लेकिन हाल फिलहाल में आपको जीके की ही क्लास के साथ में मिलूंगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी लोगों ने बता दिया सेकंड नंबर पर, बिल्कुल मैक्सिमम लोग सेकंड नंबर पर जा रहे हैं, लेकिन ईसू जी सोन नदी पर जा रहे हैं। क्यों भाई, सोन नदी पे किस तरीके से आप जा रहे हैं? चलिए, आपने पढ़ा नहीं होगा, सभी लोगों ने चंबल को चुना है। चंबल इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चंबल नदी को ही चर्मावती नाम से जानते हैं, ये इनका पुराना नाम है। ठीक है ना, इतिहास में इनका नाम चर्मावती नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। रजत जी बता रहे हैं चंबल को चर्मावती, धर्मावती, रंती देव की कीर्ति कहा जाता था। रजत जी की भी बातें सराहनीय हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। चलिए, रजत जी के द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। रजत जी आपको हिंदी पढ़ा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताएं इसका आंसर क्या है। 33 क्वेश्चन है। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? धान अनुसंधान केंद्र उज्जैन, इंदौर, रतलाम या फिर बड़वानी? इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, आप बताएं। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अच्छा, आप ठीक है, चंबल नदी की लंबाई बता रहे हैं 965 किलोमीटर है। ठीक है, V84, बिल्कुल सही बता रहे हैं आपने।
धान अनुसंधान केंद्र के बारे में आंसर आना चालू हो गए हैं। सभी लोग चौथे नंबर ऑप्शन पर जा रहे हैं। बड़वानी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बड़वानी इज द करेक्ट आंसर। बड़वानी में ही है धान अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नदियों पर है, नदियों का मैंने क्लास ले चुका हूं, आप सब लोग बता देंगे। कपिल धारा और दुग धारा जलप्रपात किस जिले में है? उमरिया, शहडोल, अनूपपुर या फिर जबलपुर? इसमें से कौन सा आंसर सही है ये बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कपिल धारा व दुग धारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? वो कौन सा जिला है? यहाँ पे ये दोनों जलप्रपात हैं। वीर जी ने तीसरा चुना है, राहुल जी चौथे पर जा रहे हैं, रिंकी जी भी चौथे पर जा रही हैं, विजय पटेल भी चौथे पे, बाकी सब अनूपपुर अनूपपुर अनूपपुर। अनुरिमा जी भी चौथे नंबर जबलपुर पे जा रही हैं, संकेत जी भी जबलपुर में। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मैंने नदियों के ऊपर में काफ़ी कुछ आपके बारे में आपको पिछले 3-4 क्लास में बताया था। नदियों का पूरा पार्ट अपन ने कवर किया है। तो देखिए मैंने पहले बताया था आपको, कपिल धारा और दुग धारा ये दोनों जलप्रपात में जो अंतर है वो 1 किलोमीटर के अंदर है। 1 किलोमीटर का अंतर है। अगर नदी का पहला जो जलप्रपात है कपिल धारा, किस पे है ये? यहाँ पर ये कपिल धारा मान के चलिए, ये कपिल धारा है और ये है दुग्ध धारा, ये दुग्ध धारा जलप्रपात है, ठीक है ना, यहाँ पर। और ये कपिल धारा है। ये दोनों नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है, ठीक है ना, उस वहाँ पर जो जलप्रपात बनता है वो कपिल धारा बनता है और उसके 1 किलोमीटर के अंतराल में ये दुग्ध धारा जलप्रपात बनता है, ठीक है। और ये अनूपपुर में है। इसका आंसर जो है वो अनूपपुर है, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले से ही हुआ है, ठीक है ना। और अनूपपुर जिले के अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से। और ये कहाँ पर है? पुष्प राजगढ़ जो तहसील है वहां पर स्थित है, ठीक है जी। रजत जी, लाइव क्लास हर दिन रहती है, हर रोज आती है, हर रोज 3 बजे से लेकर 4 बजे तक रहती है। आप हर रोज मेरे साथ में इस लाइव क्लास के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रभा जी, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाइए। बताइए हेमंत सोनाली जी बता रहे हैं कि अनूपपुर में शंभू धारा और दुर्गा धारा प्रपात भी है। इसको भी आप अपडेट कीजिएगा और क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है। दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि के कारण, चलिए दुर्वासा ऋषि का इनकी तपोभूमि भी है ये, रजत जी बता रहे हैं इसमें। इस क्वेश्चन के मेरे ख्याल से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कपिल धारा और दुग्ध धारा, ठीक है ना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, ठीक है ना, सबसे बड़ी नदी है ये, 1077 किलोमीटर बहती है मध्य प्रदेश के अंदर में। और ये तीन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बांध भी इसी नदी के ऊपर में है, सबसे ज़्यादा जल परियोजनाएं भी इसी नदी पर हैं, सबसे ज़्यादा सहायक नदी 41 सहायक नदियाँ नर्मदा की नदी की हैं। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा सिंचाई परियोजना से लाभ इसी नदी से अपन को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, 36वां नंबर क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और कौन सा है? शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, गजराज आजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर या फिर एसएन चिकित्सा महाविद्यालय सागर।
इसमें से कौन सा आंसर सही है आप बताएंगे? मध्य प्रदेश में सबसे पुराना जो हॉस्पिटल है, ठीक है ना, मेडिकल कॉलेज बोलिए, चिकित्सा महाविद्यालय। जी सुरेंद्र जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भारत की ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए इसके बारे में बताएं, सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है मध्य प्रदेश का? आप में से कौन कौन बताएगा मध्य प्रदेश का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है? सभी लोग तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, काफी लोग, कुछ लोग 1 नंबर पे भी पहुंचे हैं, कुछ लोग चौथा नंबर भी ले रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही, जिन्होंने तीसरा नंबर चुना है वो बिल्कुल सही है, गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर। दिस इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है, आप इसको अपडेट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 38वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, बुधनी या फिर मंडीदीप? रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? रजत जी ने एक बात और बताई है, जीवाजी राव सिंधिया की माताजी थी गजरा राजे, उनके नाम पर ये हॉस्पिटल का नाम रखा गया है, ठीक है ना, इसको भी अपडेट कीजिए। सभी लोग एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को जो जानकारी दे रहे हैं उसको क्रॉस चेक करें, और क्रॉस चेक करने के बाद में आप अपना जीके एक दूसरे के साथ में शेयर बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए बताएं, मध्य प्रदेश का रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहां पर है? मध्य प्रदेश में किस जिले में है? वीर जी सेकंड नंबर पर जा रहे हैं, विजय पटेल जी तीसरे नंबर पर, कुछ 2 पर जा रहे हैं, कुछ 3 पर, कुछ 4 पर, कुछ 1 पर, मतलब 1 2 3 4 कर रहे हैं सभी लोग। चलिए जो विद्यार्थी सेकंड नंबर चुन रहे हैं ग्वालियर, वो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। रेलवे स्प्रिंग बनाने का जो कारखाना है वो ग्वालियर में ही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने जो दूसरा चुना हुआ है, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन चुना है, बिल्कुल सही चुना है, बाकी लोगों ने जो चुने हैं वो उनको अपडेट कर लें आप लोग। ग्वालियर ही है इसका करेक्ट, रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थित है मध्य प्रदेश के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ था? बिल्कुल सही बोल रहे हैं रजत जी आप, बुधनी में स्लीपर रेलवे के स्लीपर कोच बनाने का, हाँ ठीक है बिल्कुल सही। अभी अपन इस आगे की क्वेश्चन को देख लेते हैं, भोपाल में रेल कोच फैक्ट्री बनाते हैं, बिल्कुल सही, आप सभी के बारे में बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, सिंगल लाइन फैक्ट को ही मैं बता रहा हूं अभी आपको, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन के बारे में बताएं, मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ था? बताएं, आप लोग आंसर बताएं, अब तक मैं इंतजार कर रहा हूं। सभी लोग सेकंड नंबर के ऑप्शन को चुन रहे हैं, किसी ने भी कोई दूसरा नहीं डाउट क्लियर किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। दिसंबर
दिसंबर 1994 को 73वां संशोधन जो पंचायती राज का है वो राज विधेयक पारित किया गया था। ठीक है ना, 73वां संशोधन। क्लियर है? अच्छा, पंचायती राज के बारे में एक क्वेश्चन और बनाते हैं। पंचायती राज के लिए जो पहली समिति बनी थी उसका नाम क्या था, आप बताएंगे? पहली समिति का नाम क्या था? पहली समिति बनाई थी और वो बनी थी 1957 में। उसका नाम क्या था? जिन्होंने पंचायती राज बनाने के लिए अपनी भूमिका अदा की थी और उन्होंने अपनी पूरी एक रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की थी। वीर चौरसिया जी बता रहे हैं बलवंत। क्या बलवंत? पूरा बताइए, नाम पूरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। रजत सिंह शेखावत जी अशोक मेहता बता रहे हैं, बताएं। ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये सुझाव प्रस्तुत किए और उसके बाद में 1959 में पंचायती जो राज है वो लागू किया गया था पूरे भारतवर्ष में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता जी ने इसकी सुझाव प्रस्तुत किए थे। और अशोक मेहता समिति जिसके बारे में रजत जी बता रहे हैं वो इसके बाद आई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के बाद में अशोक मेहता समिति आई थी। उन्होंने फिर अपने अपने सुझाव दिए थे। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय सुझाव दिए थे, त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए। ठीक है ना, और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय व्यवस्था के लिए सुझाव दिए थे। ठीक है, चलिए पंचायती राज के बारे में अपन आगे जब स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे तब मैं और उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, है ना। अभी आपको ये ध्यान रखना, ये दिसंबर में 2 दिसंबर इसको अगर एग्जिट किया जाए तो 2 दिसंबर है ये, 2 दिसंबर 1994 को ये लागू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज विधेयक। ठीक है ना, दिसंबर में हुआ था ये। इसकी डेट के बारे में थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा ये कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 42। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? बताएं। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, खनिज के ऊपर मैंने पूरा का पूरा लाइव क्लास खत्म कर दिए हैं, उसमें मैंने काफी कुछ फैक्ट क्लियर किए थे। खनिज के उत्पादन में 5वां स्थान है, तीसरा, छठवां या फिर 7वां? कौन सा आंसर इसका सही है, आप बताएं। मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? आप लोगों को कंफर्म हो तभी आप बताइएगा, गलत आंसर से कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। बताएं, आप लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया। कोई छठवां बोल रहा है, कोई तीसरा बोल रहा है। चौथे पे किसी की नजर नहीं है? ऑप्शन जो चौथा है 7वां नंबर, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो 7वां नंबर इज द करेक्ट आंसर। खनिज के उत्पादन में होल जितने भी खनिज है मध्य प्रदेश में, अगर उसका उत्पादन किया जाता है
उत्पादन किया जाता है तो उसमें 7वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, खनिज उत्पादन में बता रहा हूं वंदना जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं? क्लियर हो गया आप लोगों को? भंडारण में ये तीसरे नंबर पर बता रहे हैं सुरेंद्र अहिरवार जी। उत्पादन में ये 7वें नंबर पे आता है। ठीक है ना, अलग अलग खनिजों के लिए इसका नंबर अलग अलग लगता है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो मैग्नीज में आता है। मैग्नीज का उत्पादन है वो तीसरे नंबर पे आता है। इसलिए उत्पादन के बारे में अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी पूरे होलसेल जितने भी खनिज हैं उसके उत्पादन की दृष्टि देखी जा रही है। इसमें मैग्नीज भी है, इसमें बॉक्साइट भी है, इसमें तांबा भी है, इसमें लोहा भी है। ठीक है, इसमें जिप्सम भी है, इसमें एस्बेस्टास भी है। सारी खनिज जितने भी हैं उन सभी खनिज का एक एवरेज बनाया है तो उसमें 7वें नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान है पूरे देश में। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समय लेंगे तो क्लास काफी लंबी खींचेगी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में पगल्या किस आंचल की लोक चित्र कला है? बुंदेलखंड, मालवा, मध्य भारत या फिर बघेलखंड? बताएं। ये किस क्षेत्र की, किस आंचल की लोक चित्र कला है पगल्या, इसके बारे में बताना है। खजुराहो? संकेत जी खजुराहो के बारे में क्या बताना चाहते हैं? बताएं। विभाजी सेकंड नंबर पर जा रही हैं, मालवा बता रहे हैं। और कोई है जो बताना चाहेगा इसके बारे में अगर जानकारी है? ईसू जी भी मालवा पे जा रही हैं। चलिए और भी कोई फटाफट बताएं, समय काफी कुछ चला जाता है ऐसे में क्वेश्चन का क्लियर करने में। बिल्कुल सही है आप, मालवा। मालवा इज द करेक्ट आंसर। जो पगल्या है ये मालवा अंचल की लोक चित्र कला है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। मालवा अंचल की है पगल्या लोक चित्र कला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। लाइक जरूर करें, देखते हुए लाइक बटन जरूर दबा दें। और नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था, कौन सा था? चंदेल शासकों का जो प्रमुख नगर था वो कौन सा था? अगर आपने चंदेल शासकों के बारे में आप जानते हैं, कौन सा था? रीवा, खजुराहो, अजयगढ़ या फिर टीकमगढ़? इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं। चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन सा था? वीर, रामल, प्रभात, संकेत, खजुराहो। अच्छा, आप सभी लोग सेकंड नंबर ऑप्शन पे चुन रहे हैं। इसकी फैक्ट बताएं, खजुराहो के बारे में आप क्या जानते हैं? राहुल ठाकुर जी अजयगढ़ पर जा रहे हैं, बाकी सब खजुराहो पर जा रहे हैं। आप सभी ने चंदेल शासकों के बारे में पढ़ा है। चलिए ये बताइए कि चंदेल शासक जो हैं, ठीक है ना,
वो कौन सी सदी के शासक थे? किस सदी से लेके किस सदी तक इन्होंने शासन किया था, बताएं। दोनों सदियों के बीच का अंतर बताएं, कितनी सदी तक इन्होंने शासन किया? ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। 100 साल किया था इन्होंने, 100 वर्ष तक शासन किया, 200 वर्ष तक शासन किया, 400 वर्ष तक शासन किया, या फिर 500 वर्ष तक शासन किया? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से बताएं आप। चंदेल शासक इसमें से बताइए। वीर चौरसिया जी बता रहे हैं 950, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 950 से इन्होंने शासन किया था, और कब तक किया था? 950 से लेके 1500 तक इन्होंने शासन किया, यानी कि टोटल 500 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, यानी कि 5 सदी तक। 5 सदी तक चंदेल वंशों का शासक रहा था। कहां पर? खजुराहो, ठीक है ना, वो क्षेत्र था पूरा, ठीक है ना, विंध्य क्षेत्र था वो पूरा ऊपर का, वहां पर इनका शासन था। और इनका जो प्रमुख नगर था, चंदेल शासकों का प्रमुख नगर अजयगढ़ था। अजयगढ़ इज द करेक्ट आंसर। अजयगढ़ इनका प्रमुख नगर था, ठीक है। और ये खजुराहो के बारे में आप लोगों ने जो सुना है, खजुराहो में इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनका जो प्रमुख नगर था वो अजयगढ़ था। अजयगढ़ को इन्होंने काफी कुछ अपनी राजधानी बनाया था उस समय, अजयगढ़ को, ठीक है। और यहाँ पर खजुराहो में इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि सबसे पहला मंदिर खजुराहो में 950 में बनवाया था। किसने बनवाया था, बताएं अगर इसके बारे में जानकारी है तो। किस राजा ने इस खजुराहो में 950 में सबसे पहला मंदिर था हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर का निर्माण सबसे पुराना मंदिर है वहां पर, 950 में बनवाया था, ठीक है ना। किसने? चंद्रदेव वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। वीर चौरसिया जी ने बिल्कुल सही बताया, इसकी स्थापना नन्नुक जी ने की थी, बिल्कुल सही है। स्थापना बता रहे हैं वो, इसको आप ध्यान रख लीजिए। नन्नुक जी थे इसके स्थापक, आपको याद रखना है। और चंद्रदेव बर्मन ने सबसे पहले 950 में हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था खजुराहो ने, ठीक है। दंगदेव भी रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दंगदेव भी इन्हीं की शासन काल में रहे, लेकिन उन्होंने आगे जाके मंदिरों का निर्माण करवाया है, ठीक है ना। तो उन सभी मंदिरों के बारे में अपन पर्टिकुलर अलग से इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। काफी बड़ा वाइड सब्जेक्ट है चंदेल वंश के बारे में। तो ये आपको मेरे ख्याल से सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइम बहुत चला जाता है एक एक क्वेश्चन के बारे में एलोबरेट करने में। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं 30 जून 1998 में 6 नए जिले का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? बिल्कुल सही, 85 मंदिर बनवाए थे, बिल्कुल सही। अभी 22 है वहां पर, ये भी बिल्कुल सही है। टोटल 30 का ही जानकारी मिल गई है। वहां पे 8 मंदिर हैं, वो पूरे तरीके से जीर्ण हो चुके हैं। टोटल 30 मंदिरों के बारे में जानकारी वहां मिली है वीर चौरसिया जी, और उसमें से 22 अभी वहां पे अस्तित्व में है। 8 मंदिर वहां पर पूरी तरीके से जीर्ण हो चुके हैं, पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। उनके अस्तित्व का थोड़ा सा हिस्सा कभी कभी देखने को कहीं मिल जाता है, लेकिन अभी 22 मंदिर वहां पे अस्तित्व में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बताएं। किस समिति की अनुशंसा में 30 जून 1998 में मध्य प्रदेश के 6 नए जिलों का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, सिंहदेव समिति, सिंघवी समिति, या फिर अशोक मेहता समिति? बताएं।
आंसर आना चालू हो गए हैं। सिंहदेव कमेटी हेमंत सोनारे जी बता रहे हैं, और केस जी भी सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, पूजा तिपनवी, सभी लोग सेकंड, एमपी सिंहदेव कमेटी। चलिए, आप लोग बिल्कुल सही चुन रहे हैं, ठीक है ना। सिंहदेव समिति, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और बाकी की सभी तो पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं, जितने भी मैंने इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये और ये तीनों के तीनों पंचायती राज की समितियां हैं, ठीक है ना। क्लियर होना चाहिए। 1958 की समिति है बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद में फिर अशोक मेहता समिति आई सेकंड नंबर पर, फिर आई थी सिंघवी समिति, ठीक है। तो ये तीनों समिति पंचायती राज की हैं। चलिए आंसर बता रहे हैं वी चौरसिया जी, वो 6 जिले कौन कौन से थे ये इन्होंने बताया है। 98 में हरदा, उमरिया, होशंगाबाद, शहडोल, नीमच और मंडला। वीर चौरसिया जी ने हटा दिया अपना मैसेज। 98 के जो सीधी मेहता समिति ने जिस तरीके से जानकारी दी है, उसमें 30 जून 1998 में जो लेके आए थे वो कौन कौन से हैं। अंठानवे में 2 बार मध्य प्रदेश के जिलों का गठन हुआ है, ठीक है ना। 2 बार ये अलग अलग समय पे बने हैं। एक तो ये बने हैं 30 जून को, 30 जून 1998, और फिर बने थे ये जुलाई में, 6 जुलाई 1998 में बनाए गए, ठीक है ना। तो टोटल ये जिले थे वो थे 7 जिले, ठीक है ना। वो कौन कौन से थे, टोटल जिले थे 7 जिले। वो थे श्योपुर, उमरिया, नीमच, हरदा, बड़वानी, डिंडोरी और कटनी, ठीक है। ये नए जिले बनाए थे 1998 में, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन से अपन आगे बढ़ते हैं, काफी समय हो रहा है, टोटल 5 मिनट रह गए हैं पूरी क्लास को 1 घंटा होने में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए 22वां क्वेश्चन ले लिया ना मैंने। चलिए उससे पहले ये 22वां क्वेश्चन ले लेते हैं। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है, छोटा सा क्वेश्चन है, बता दीजिए। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए, लाल पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए, या फिर रत्नों के लिए। चंदेरी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएं। इस क्वेश्चन के बारे में 47वें नंबर को जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताएं। 48 को अपन इसके बाद में अटेम्प्ट करेंगे। हेमंत जी चंदेरी के बारे में बताएं। चंदेरी है, बिल्कुल सही आप चुन रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चंदेरी की साड़ियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये चंदेरी जो प्रसिद्ध है वो इसमें साड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अब आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश जो है वो किस प्रकार की वर्षा यहाँ पर होती है। उच्च वर्षा वाला क्षेत्र, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, पहला और दूसरा दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएं। इसका आंसर बताएं।
मध्य प्रदेश किस प्रकार की वर्षा वाला क्षेत्र है? सभी लोग तीसरे पर जा रहे हैं, उच्च और निम्न दोनों। देखिए एक ही क्षेत्र हो सकता है या दोनों क्षेत्र होंगे। मध्य प्रदेश को स्पेसिफिक नहीं, अगर एवरेज देखा जाए मध्य प्रदेश में, यहाँ पर एवरेज औसत मानते हैं। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें औसत माना जाता है। औसत को भी अपन इसमें देखने के चलें कि अगर पूरे मध्य प्रदेश का को देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है उसमें औसत में कौन सा वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है? उच्च वर्षा वाला क्षेत्र या निम्न वर्षा वाला क्षेत्र? औसत देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश का औसत है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा नहीं होती है, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है ये। पर्टिकुलर प्लेस हैं, कुछ प्लेस जैसे कि अपना ऊपर में देखा जाए तो पचमढ़ी वाला क्षेत्र जो पूरा का पूरा सतपुड़ा का क्षेत्र लगता है, पचमढ़ी से नीचे चले जाएं, जबलपुर ले लें, बघेलखंड का क्षेत्र ले जाएं, वहां पर उच्च वर्षा का क्षेत्र लगता है, वर्षा लगातार पानी गिरता है। छिंदवाड़ा देखा जाए इस तरफ में। और अगर ऊपर जाएं तो ऊपर में अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर, ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग डिवीजन में भी अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा एवरेज देखा जाए तो एवरेज में सबसे ज्यादा रेशो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र का आता है। इसलिए मध्य प्रदेश में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर है वो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर इसको बांटा गया है। ठीक है, डाउट क्लियर है इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो एक आध क्वेश्चन रह जाता है। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन 24वां नंबर, ये आ गया 49 क्वेश्चन है, वो 50 आ गया था। मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? मध्य प्रदेश राज्य में औसत कृषि भूमि कितनी है? अगर मध्य प्रदेश राज्य को औसत कृषि भूमि के में डिवाइड किया जाए मध्य प्रदेश की पूरी आबादी के अनुसार, तो औसत कृषि भूमि कितनी है? जीरो से लेके 50 हेक्टेयर तक प्रति भूमि प्रति व्यक्ति के हिसाब से, या फिर जीरो से लेके 25, जीरो से लेके 20 हेक्टेयर, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग सेकंड नंबर पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही है इसका आंसर। बिल्कुल आप लोगों ने जो चुना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रति व्यक्ति जो औसत कृषि भूमि है वो 0 से लेके 25 हेक्टेयर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये इस लाइव क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं, उसके बाद में इसको अपन क्लोज करेंगे। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरी क्लास को लगातार जुड़े रहे हैं। 3 बजे से लेके 3:10 के बीच में हमारी क्लास को चालू कर देंगे। अगला सब्जेक्ट भी मिक्स जीके का ही रहेगा। ठीक है ना, जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है विद्यार्थी बीच में ही जा रहे हों, और जो नए विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन के साथ में। तो जैसे ही मैं क्लास चालू करूंगा या फिर जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए 50वां क्वेश्चन, मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कौन सा था मध्य प्रदेश में? जो मध्यकाल है, बताएं इसमें से। इंदौर, विदिशा, बुरहानपुर या फिर रीवा? मध्यकाल में मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश का। जो मिडिवल टाइम है उस समय पॉलिटिकली और बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो केंद्र था, ओरिजिन था मध्य प्रदेश में, वो कौन सा था? बताएं। इसका आंसर आप
मैं इंतजार कर रहा हूं इसका आंसर। आंसर आना चालू हो गया। दिगंबर सिंह जी ने तीसरा नंबर चुना है। और भी कोई विद्यार्थी इसको बताना चाहेगा? चलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बुरहानपुर इज द करेक्ट आंसर। बुरहानपुर था मिडिवल टाइम का राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अगली क्लास सेम टाइम पे कल लेकर हाजिर होऊंगा। मध्य प्रदेश के मिक्स जीके पर लेके आऊंगा। उसमें सारे फाइल। आई एम कंफ्यूज्ड सर। बताएं राहुल जी, किस बात से कंफ्यूजन हुआ आपको? आपका कंफ्यूजन क्या है, थोड़ा सा मुझे क्लियर करें। विदिशा, चलिए हम उसका भी बना देंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिडिवल हिस्ट्री को पढ़िएगा राहुल जी, उसमें आपको क्लियर होगा। काफी पॉइंट दिए होंगे मध्य प्रदेश के बारे में, उसमें क्लियर आपको मालूम पड़ जाएगा कि बुरहानपुर ही था उस समय मिडिवल हिस्ट्री का, मिडिवल टाइम में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एशियन हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री में अगर अपन जाएंगे तो उस समय जरूर विदिशा रहा था, क्योंकि उस समय ये जो क्षेत्र था विदिशा, ये गुप्त और चंद्रगुप्त के समय का था, और चंद्रगुप्त समय वो एशियन हिस्ट्री में आता है। ठीक है ना। मिडिवल हिस्ट्री में बुरहानपुर व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र रहा। वो इसलिए रहा था, आप अगर समझें, ये दक्षिण का द्वार माना जाता है बुरहानपुर। दक्षिण के लिए अगर कोई रास्ता खोजा गया था तो वो बुरहानपुर को ही खोजा गया था। अकबर के समय में यहाँ पर फाइट हुई थी और उन्होंने यहाँ पर ये इस दक्षिण का द्वार कहते हैं इसको, मध्य प्रदेश को दक्षिण की ओर जाने का ये रास्ता था। ठीक है ना, इसलिए इसको मध्यकाल में, मध्यकाल का समय जो था वो मुगल काल था, दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत के समय में बुरहानपुर राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र रहा था। यहाँ से लोग अपने व्यापार के लिए और राजनीतिक दृष्टि से यहाँ से दक्षिण की तरफ जाया करते थे। ठीक है ना, दक्षिण। ठीक है, असीरगढ़ का किला बिल्कुल सही कह रहे हैं हेमंत सोनारी जी, वहीं पर स्थित है और दक्षिण का द्वार भी कहते हैं इसको। ठीक है, बुरहानपुर को। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। और मिडिवल टाइम में ये दक्षिण का द्वार कहा जाता था। उस समय दक्षिण के लिए प्रवेश के लिए यही रास्ता था और दक्षिण में प्रवेश करके यहीं से उन्होंने दक्षिण पर विजय हासिल की थी मुगलों ने। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको। इस क्लास की पॉइंट्स मैंने काफी कुछ फैक्ट क्लियर किए हैं। आपको क्लास बिल्कुल अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट जरूर करें और सभी क्लास को लगातार देखते रहें। सारे विद्यार्थी जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और भी आपके जो कोलीग्स हैं उनको भी बताते रहें कि मेरी क्लास चल रही है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के बारे में पूरी स्पेसिफिकेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोगों ने जो कहा है कि एमपीपीएससी पर 3 मंथ की स्ट्रेटेजी बनाए, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट टू डू। उस पर मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और आपको पूरी जानकारी उसके बारे में दूंगा। उस पर भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में फिर लेके आऊंगा इसी के बारे में। अभी सिर्फ 50 क्वेश्चन हुए हैं, 50 क्वेश्चन और शेष रह गए हैं जिसको कि मैं कंप्लीट करूंगा। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक आएगा एमपी हिस्ट्री टाइम ओवरव्यू पर वीडियो बना दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के मैक्सिमम मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको अगर आपने देखना है तो सोनारी जी आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर मध्य प्रदेश के मैक्सिमम वीडियोस देख लीजिए। वहां पर मैंने मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। हर टॉपिक पे आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बताइएगा। पहले आप मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट से जाकर। मोर देन 150 वीडियोस हैं जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर मैंने वहां पर क्रिएट करके रखे हैं। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले, पूरे तरीके से मैंने 52 वीडियो, 52 वीडियोज हैं उसमें। मध्य प्रदेश की सारी योजना है, मध्य प्रदेश के सारे किले, मध्य प्रदेश की सारी एकेडमी, मध्य प्रदेश में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, सब पर स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना के रखा है। ठीक है, आप सारे वीडियो देखिए, आप बिल्कुल आपको पसंद आएंगे, आपको वहां से सारे फैक्ट क्लियर होंगे। मध्य प्रदेश को पूरा मैंने कवर कर दिया है।
Thank you so much, all of my students. We will come tomorrow and join this particular class. Okay. Thank you so much. Have a nice evening. Have a nice day. Thank you.